हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज जो चैप्टर हम लोग उठा रहे हैं वो क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी की एक किताब है एन एलन हैंड, उसका चैप्टर नंबर 5 उठा रहे हैं, गोलू ग्रोज अ नोज। भाई जरा स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता दूँ। रुdyard किपलिंग का नाम आप सब लोगों ने सुना हुआ है। आई होप नहीं भी सुना हो तो मैं आपको बता दूँ। हाँ, सबने जंगल बुक देखा हुआ है। तो जंगल बुक बेसिकली जिसके द्वारा लिखी गई थी उनका नाम है रुdyard किपलिंग। और रुdyard किपलिंग जंगल से रिलेटेड कई चीज़ों को, एनिमल्स की कॉन्वर्सेशंस को बड़ी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए नोन है। उनको अपने इस वर्क के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है साहित्य के क्षेत्र में। और आपको जान के हैरानी होगी कि रुdyard किपलिंग ने कई ऐसी स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज बेसिकली लिखी है इंडिया में। उनका जन्म अगर हम बात करें इंडिया में ही हुआ था, जब ब्रिटिशर्स भारत में रूल किया करते थे। चलिए, अब समय ना बर्बाद करते हुए अब आगे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और हम डिस्कस करते हैं ग्लोलू ग्रोज अ नोज। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एक ऐसा भी वक्त था जब एलिफेंट की कोई लंबी सूंड नहीं हुआ करती थी। गोलू अभी भी एलिफेंट विद दिस बल्जी नोज इज़ फुल ऑफ क्वेश्चन। गोलू एक बेसिकली छोटा हाथी था जिसकी एक बहुत ही बल्जी नोज हुआ करती थी। उसके पास हमेशा पूछने के लिए कई सवाल हुआ करते थे। ही गोज़ टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट। अब वो एक नदी के किनारे जाता है, नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, और उस नदी के किनारे जाके वो बस जानना चाहता है कि क्रोकोडाइल की ईटिंग हैबिट्स क्या है, क्रोकोडाइल बेसिकली क्या खाता है। तो लॉन्ग लॉन्ग अगो एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत समय पहले की बात है जब हाथी के पास लंबी सूंड नहीं हुआ करती थी। ही हैड ओनली अ बल्जी नोज एज बिग एज अ बूट। अब उसके पास सिर्फ एक उभरती हुई नोज़ हुआ करती थी, बल्जी नोज़ हुआ करती थी, जो एक बूट यानी एक जूते की तरह दिखती थी। ही कुड विंगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट। अब वो उस नोज़ को क्या करता था, विंगल विंगल मतलब अगर हम बात करें इधर उधर हिला तो सकता था, लेकिन उससे कोई भी चीज़ नहीं पिक कर सकता था। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। अब यहाँ जिस बेबी एलिफेंट की बात हुई है उसका नाम क्या है, गोलू। He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a small boot. अब इसके पास भी कोई लंबी सूट नहीं थी, इसके पास भी बल्जी नोज थी और इतनी स्मॉल थी जैसे एक जूता होता है। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन। गोलू के पास हमेशा सवाल तैयार रहते थे, हमेशा वो क्वेश्चन से भरा रहता था। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच। उसने अपनी लंबी आंटी से पूछा, जिसका जो कौन है, ऑस्ट्रिच। वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। तुम आप बाकी चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ती। देन ही आस्क्ड टॉल अंकल। उसके बाद उसने अपने लंबे अंकल से पूछा, लंबे अंकल कौन, जिराफ। व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। आपकी स्किन इतनी स्पॉटी कैसे हो। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल। उसने अपने बड़े अंकल से भी पूछा, कौन, ह्यूज मतलब काफ़ी फैले हुए। एंड नाउ दिस इज ह्यूज अंकल कौन है, हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस से क्या पूछता है, वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड। आपकी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों रहती है। ही आस्क्ड हिज हेरी अंकल द बबून। अब बबून की अगर हम बात करें तो बबून कौन होता है, तो बबून इज़ अ सॉर्ट ऑफ एंग्री मॉन्की। बहुत ही अगर हम बात करें गुस्सेल बंदर जैसे होते हैं वैसे होते हैं ना, उसे हम बबून कह सकते हैं ना। उसमें काफ़ी बाल होते हैं, वो आपकी बॉडी काफ़ी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें हेरी होती है। तो उसने अपनी हेरी अंकल से पूछा, बबून से पूछा, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स। तो यहाँ जो उसने बात करी है, जो वो वाटरमेलन की या खरबूजे की बात करी कि वो उसका टेस्ट ऐसा क्यों होता है। द ऑस्ट्रिच एंड द जिराफ एंड द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चन। अब इन सब के पास गोलू के क्वेश्चंस का यानी सवालों का कोई जवाब नहीं होता था। गोलू इज़ अ नॉटी बॉय। गोलू अगर हम बात करें काफ़ी नटखट बच्चा है, ऐसा उन लोगों ने कहा। ही आस्क्ड सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। वो हमेशा कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता रहता है। वन डे गोलू मेट म्याना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ बुश एंड ही आस्क्ड हर, what does the crocodile have for dinner? The man said, go to the bank of Great Grass Limpopo River and find out. अब एक दिन एक म्याना चिड़िया थी बेसिकली। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ। देखो थोड़ा सा मैं जानवरों के बारे में मैं आपको देखो थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ ताकि एक आइडिया लग जाए आपको।
जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि ऑस्ट्रिच कैसी होती है, कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखा सकूँ। नाउ दिस इज़ द बर्ड, होप सबको दिख रहा होगा। नाउ दिस इज़ द बर्ड विच इज़ कॉल्ड एज ऑस्ट्रिच, दिख रही है। नाउ दिस इज़ ऑस्ट्रिच। काफ़ी लंबी चिड़िया होती है लेकिन ये उड़ नहीं सकती, इसका काफ़ी वजन होता है, लेकिन भाग बहुत तेज चीज सकती है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज बबून। व्हेन वी टॉक अबाउट बबून, तो आप देख सकते हो बबून एक एंग्री बंदर की तरह देखने को मिला, एंड ही इज़ वेरी हेरी। उसकी अगर हम बात करें, पूरे के पूरे बॉडी में क्या है, बाल हैं। क्लियर है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज बबून। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट, हिप्पोपोटामस तो सबने देखा होगा। हिप्पोपोटामस, आई होप सबको पता है, दरियाई घोड़ा भी इसे हम कई बार बोल देते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें पैना बर्ड। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पैना बर्ड, आपने देखा भी है। नाउ दिस इज़ दी बर्ड जो हमें खास तौर से उत्तराखंड में देखने को मिलती है, पहाड़ी क्षेत्र में तो देखने को मिलती है। और ये क्या खाती है, ये अर्थवर्म्स एंड ऑल खाती है। ये कीड़े मकोड़े खेतों से खाने के लिए कहीं ना कहीं नोन है ये बर्ड। तो अब अगर हम बात करें, देखो क्या हो रहा है, तो अब वो हाथी बेसिकली म्याना बर्ड से एक दिन मिलता है। हम इस स्टोरी में जहाँ तक पहुँच चुके थे ना, ना वो हाथी क्या किससे मिल रहा है, तो वो हाथी मिल रहा है मैना बर्ड से। तो एक दिन जब हाथी मैना बर्ड से मिलता है तो उससे सवाल पूछता है कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाते हैं। तो मैना बर्ड उसे रिप्लाई बैक करती है कि खुद जाके देख लो, ग्रासी लिम्पोपो नदी के किनारे जाके खुद देख लो कि आखिरकार क्रोकोडाइल क्या खाता है डिनर में। तो गोलू वेंट होम, गोलू घर चले जाता है। ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानाज एंड 25 मेलन्स। वो 100 गन्ने, 50 डजन बनानाज और 25 मेलन्स लेता है। देखो यहाँ मेलन्स में अगर हम बात करें, जूसी फ्रूट्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाटरमेलन, खरबूजा, ये सब कहीं ना कहीं मेलन्स में आ जाते हैं। तो उसने 25 मेलन्स ले लेता है, 100 गन्ने ले लेता है और 50 डजन बनानाज ले लेता है। इतना सब कुछ खाता है कौन, हाथी। तो खाने के लिए ले रहा है अपने साथ, यानी वो कहीं निकलने वाला है। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय। अब अपनी फैमिली को भी बोल देता है क्या, गुड बाय। आई एम गोइंग टू ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ कहाँ, ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो नदी पे वो जा रहा है। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर। तो देखो उसके अंदर उत्सुकता है, कई सवाल हैं। वो उन सवाल में से एक सवाल क्या था कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है, बस वही जानने के लिए वो जा रहा है कहाँ, लिम्पोपो नदी के पास। He has never seen a crocodile and didn't know what one look like. उसने अभी तक कोई भी क्रोकोडाइल नहीं देखा और इसलिए वो जानना चाहता है कि वो देखने में कैसा होगा और वो क्या खाता होगा। क्लियर है। He met a python and asked him. अब देखो भाई, निकल गया अपने घर से वो, और निकलने के बाद रास्ते में उसे कौन मिलता है, एक पाइथन। पाइथन क्या है, एक स्नेक। अब ही मेट अ पाइथन एंड आस्क हिम, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, व्हाट डज ही लुक लाइक, व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर। तो वो पाइथन से भी पूछ रहा है कि तुमने क्रोकोडाइल देखा है, और अगर देखा है तो कैसा दिखता है, और वो अपने डिनर में क्या खाता है। द पाइथन uncoiled himself from the branch of a tree and said nothing. जो पाइथन है वो, अब देखो, एक पेड़ की टहनी पे कहीं ना कहीं लिपटा हुआ है, तो वो कॉइल्ड है, वो अपने आप को अनकॉइल करता है पेड़ से और कुछ भी नहीं कहता। गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉइल्ड अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बॉय टू हिम। और गोलू उसकी मदद करता है कि वो दोबारा अपने आप को क्या कर ले, कॉइल कर ले, दोबारा ब्रांच पे कहीं ना कहीं चौकड़ी मार के बैठ जाए, आराम से गोल गोल घूम के बैठ जाए, और उसे गुड बॉय कह के वहाँ से निकलता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगला देखो क्या है, गोलू मेट द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। अब गोलू क्रोकोडाइल से मिलता है, फेस टू फेस मिलता है। ही गेट द पाइथन हेल्प व्हेन ही नीडेड इट मोस्ट। वो पाइथन की उसकी मदद भी मिलती है जब उसे ज़रूरत थी। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज। गोरो की एक लंबी और अच्छी नोज निकल आती है। अब ऐसा ही क्या होता है कि ये सब कुछ हो, तो आगे जानते हैं ज़रा। देखो, गोलू मूव्ड एंड ईटिंग शुगर केन्स, बनानास एंड मेलन्स। गोलू चलता रहा,
चलते चलते उसने गन्ना भी खाया, उसने केले भी खाए और उसने वाटरमेलन्स भी खाए, तो तरबूज भी एंड ऑल खाए। अ फ्यू डेज ही रीच्ड वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। कुछ दिन बीते और वो ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो नदी के तट पे पहुंच गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ लॉग ऑफ वुड। अब बैंक के किनारे में उसे लॉग ऑफ वुड, लॉग ऑफ वुड अगर हम बात करें, अंडरलाइन कर लो, यहाँ लिख लो, जब कुछ खट्टी लकड़ियों के जट्टे को अगर हम बात करें लॉग ऑफ वुड कहते हैं, यानी इसका मतलब होता है कई लकड़ियाँ इकट्ठा एक साथ थी। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम। अब नाउ विंग्ड एट हिम, विंग्ड का पहले अंडरलाइन करके मतलब लिख लो। विंग्ड का मतलब होता है आँख मारना। आई होप सभी को पता होगा, जब हम अपनी एक आँख बंद करते हैं और दूसरी आँख से देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज विंग्ड। तो वो वहाँ कौन था? तो वहाँ वो बेसिकली क्रोकोडाइल था जो विंग करता है किस पे? गोलू पे। लेकिन गोलू नहीं समझ पाता कि वो क्या है, क्रोकोडाइल। अब वो उससे क्या पूछ रहा है, देखो लॉग ऑफ वुड बेसिकली अगर हम बात करें कौन था, लॉग ऑफ वुड लग रहा था गोलू को, लेकिन वो बेसिकली कौन था? क्रोकोडाइल था। हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? अब देखो वो क्रोकोडाइल से ही गोलू सवाल पूछ रहा है कि क्या तुमने क्रोकोडाइल देखा है? द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन, फिर क्रोकोडाइल ने उसे आँख मार के देखा, एंड लिफ्टेड हाफ ऑफ हिज टेल आउट ऑफ हिज मड, और अपनी पूँछ उसने मिट्टी से उठाई और दोबारा मिट्टी पे रख दी। अब इससे क्या आवाज़ आई होगी? कुछ ना कुछ आवाज़ आई होगी। कम हेयर लिटिल वन, इधर आओ छोटे बच्चे, सेड द क्रोकोडाइल। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन? तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? आई वॉन्ट टू नो। कम क्लोज लिटिल वन, आई एम द क्रोकोडाइल, एंड ही शेड टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। भाई देखो, क्रोकोडाइल के बारे में एक कहीं ना कहीं कहावत है, क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। एक्चुअली होता है क्या है, आई होप सभी को पता होगा, विदाउट इमोशन रोने को हम क्या बोलते हैं? जब हमें कहीं ना कहीं बुरा नहीं लग रहा, हमें लोगों को दिखाना है कि हाँ यार मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी सैड, और हमें लोगों को दिखाना है कि मैं तो रो रहा हूँ, मैं तो रो रहा हूँ। तो कई बार बोलते हैं ना कि हाँ मगरमच्छ के आंसू निकल रहे हैं, मतलब इसे इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा लेकिन फिर भी रो रहा है। तो मगरमच्छ भाई साहब ऐसे ही होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आंसू गिराते रहते हैं। तो मगरमच्छ क्या करता है, अपने आंसू गिराता है और दिखाता है कि हाँ भाई ये मगरमच्छ के आंसू से तो पहचान लो कि मैं क्या हूँ, मगरमच्छ हूँ, आई एम क्रोकोडाइल। तो गोलू वॉज एफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड। गोलू काफ़ी डरा हुआ था लेकिन वो फिर भी तट पे बैठ जाता है और कहता है, यू आर द वेरी पर्सन आई एम लुकिंग फॉर। क्या तुम ही वो हो जिसको मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था? प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। मुझे बताओ तुम डिनर में क्या खाते हो? कम हेयर लिटिल वन एंड आई विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। इधर आओ छोटे, मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा। विस्पर मतलब बहुत हल्के से बोलूँगा तुम्हारे कान में। ये क्रोकोडाइल किससे कह रहा है? ये क्रोकोडाइल कह रहा है किससे? गोलू से, जो कि क्या है, एक हाथी का छोटा सा बच्चा। अब देखो जरा, क्रोकोडाइल ये बात बोला हाथी के छोटे से बच्चे से, तो क्या उसकी इंटेंशंस अच्छी लग रही है? मुझे तो नहीं लगता कि उसकी इंटेंशंस अच्छी हैं। आगे जरा जानते हैं, देखो उसकी इंटेंशंस क्या है। नाउ कम हियर लिटिल वन, आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। अब ये क्रोकोडाइल का स्नाउट क्या होता है? नाउ मैं एक पिक्चर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि स्नाउट बेसिकली क्या होता है। तो गोलू अपना जो सिर है वो क्रोकोडाइल के स्नाउट के पास रखता है। स्नाउट आई कैन शो यू, यहाँ एक पिक्चर है। नाउ दिस पार्ट ऑफ क्रोकोडाइल इज कॉल्ड एज स्नाउट। तो गोलू आंसर जानने के लिए वो क्रोकोडाइल के स्नाउट यानी मुंह के आगे वाले हिस्से के सामने अपना क्या रख देता है, हेड डाउन करता है, अपना सिर रख देता है। तो क्रोकोडाइल उसका क्या कर लेता है, नोज़ पकड़ लेता है। आई थिंक दैट द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। अब क्रोकोडाइल कहता है मुझे लगता है आज हाथी का बच्चा ही मेरा क्या होगा, डिनर होगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। भाई मुझे जाने दो, तुम मुझे कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हो, तुम मुझे कहीं ना कहीं दर्द दे रहे हो। क्रोकोडाइल ये ऐसा कहीं ना कहीं कौन बोलता है? गोलू बोलता है कि भाई क्रोकोडाइल तुम मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। The python, who had been very quietly following Golu, came to the bank and said, if you do not pull as hard you can, the crocodile will drag you into the stream. अब वो जो पाइथन था बेसिकली जब से उसकी मुलाकात हुई थी गोलू से, तब से वो गोलू का पीछा कर रहा होता है बहुत चुपके से। वो जानना चाहता था कि आखिरकार ये गोलू कहीं ऐसा तो नहीं आफत में फंस जाएगा। तो वो पीछा कर रहा होता है गोलू का, और वो पीछे से कहीं ना कहीं जब देखता है कि गोलू प्रॉब्लम में फंस गया है, तो वो ये कहता है कि अपने आप को जितना पॉसिबल हो पीछे खींचो,
नहीं तो ये क्रोकोडाइल, ये मगरमच्छ तुम्हें पानी के अंदर, स्ट्रीम मतलब पानी के अंदर खींच लेगा, और पानी के अंदर एक बार खींच लिया तो तुम्हारे पास तो बैलेंस नहीं होगा, लेकिन क्रोकोडाइल अगर हम बात करें आसानी से तुम्हें खा सकता है। तो वो इसलिए वो कह रहा था कि पानी के अंदर नहीं जाना, अपने आप को बाहर खींचो। तो गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड। अब वो अपने छोटे छोटे जो पैर होते हैं वो उसको बात की गया हॉन्चेस पे। अब वो बैठ गया अपने हॉन्चेस पे, मतलब अपने घुटनों के बल पे बैठ गया और अपने आप को पीछे से पीछे खींचने लग गया। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप ऑफ हिज टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। भाई उधर मगरमच्छ भी अपने आप को खींचने लग गया और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अपनी पूंछ से पकड़ बनाए अच्छी से अच्छी। देन द पाइथन coiled himself around Golu's stomach and said, "Let's pull harder." गोलू डग into all his four legs into the mud and pulled. अब उधर पाइथन ने भी गोलू के पेट को पकड़ लिया, लपेट लिया, और पूरा का पूरा अगर हम बात करें क्वाइल्ड कर लिया, ताकि गोलू भी आगे ना बढ़े बल्कि गोलू को भी वो पीछे खींच सके। गोलू ने भी अपनी चारों की चारों टांगें मिट्टी में गड़ा ली थी ताकि आगे ना बढ़े और वो पीछे खींचा जा सके। लेकिन जो उसकी नोज़ है, द नोज़ केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, क्योंकि नोज़ क्रोकोडाइल पकड़ के बैठा हुआ था इसलिए वो नोज़ खींचती चली गई। एट ईच पुल द नोज़ ग्रू लॉन्गर, जितना उसे खींचा जा रहा था वो नोज़ उतनी ही लंबी होती जा रही थी। एंड इट हर्ट गोलू, और ये गोलू को काफ़ी हर्ट कर रही थी। द नोज़ वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। अब वो जो नोज़ है वो 5 फीट लंबी हो चुकी होती है, लेकिन अब क्रोकोडाइल ने वो नोज़ छोड़ दी है, यानी मगरमच्छ हार गया और गोलू जीत चुका है। द गोलू सैट डाउन विद द नोज wrapped अप इन द बनाना लीफ। अब गोलू बैठ गया है और उसने अपनी नाक को केले के पत्तियों से ढक लिया है। एंड हग्ड इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल, और उसने उसे डुबा रखा है लिम्पोपो रिवर के ठंडे पानी में, यानी अब नाक काफ़ी कहीं ना कहीं उसकी दर्द कर रही है, उसमें काफ़ी कहीं ना कहीं वो गर्म पड़ चुकी है। गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. अब गोलू वहाँ 2 दिन तक बैठा रहा ताकि उसकी नाक ठंडी हो और वो दोबारा श्रिंक हो जाए, यानी पहली जैसी हो जाए। इट ग्रू कूल बट इट डिड नॉट श्रिंक। अब नाक तो उसकी ठंडी हो चुकी है, अब उसे दर्द भी नहीं हो रहा, लेकिन वो दोबारा छोटी नहीं हुई है। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। दूसरे दिन की बात है, अगले दिन सेकेंड डे की बात है, जब एक मक्खी आती है और वो गोलू को परेशान करने लग जाती है। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज ट्रंक। अब लॉन्ग नोज को यहाँ पहली बार इस्तेमाल किया गया ट्रंक, यानी अब वो जो लॉन्ग नोज है वो बन चुकी है क्या, सूंड। एंड विद इट हिट द डेड फ्लाई डेड। अब लोलू ने क्या करा, अपनी लंबी सी नोज़ यानी अपनी सूंड उठाई, अपनी ट्रंक उठाई और नोज़ से उसने हिट किया किसको, उस छोटी सी मक्खी को, और फाइनली मक्खी मर जाती है। एडवांटेज नंबर 1, हिज द पाइथन। अब पाइथन देखो क्या कह रहा है, पाइथन कहता है एडवांटेज नंबर 1 यानी फ़ायदा, एडवांटेज मतलब फ़ायदा, पहला फ़ायदा किस बात का, तो आगे हम पढ़ेंगे। हिज्ड मतलब बेसिकली अगर हम बात करें जब सांप बोलते हैं तो वो सा करके बोलते हैं, तो इसलिए हिज्ड, अगर पाइथन की जो साउंड होती है यानी सांप की जो साउंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हिज्ड बोलते हैं। You could have done it with a small, you couldn't have done it with a small nose. Try and eat a little now. अब वो ये कहता है कि ये तुम्हें एक फ़ायदा हो गया है, तुम अगर हम बात करें छोटी सी नाक पे से ये सब नहीं कर पाते, अब कोशिश करो और कुछ खा लो। गोलू पुट ऑन द ट्रंक एंड पक्ड अ लार्ज बंडल ऑफ grass. He dusted it against his forelegs and snuffed it into his mouth. अब भैया गोलू ने क्या करा, उसे भूख तो लग रही थी तो उसने क्या करा, अपनी सूंड से एक ग्रास का बंडल, एक घास का बंडल बेसिकली तोड़ा और उससे धूल हटाई, अपनी पैरों पे कहीं ना कहीं मार के, और उसे अपने मुंह में डाल दिया। अब वो क्या कर रहा है, अपने मुंह में डाल चुका है। एडवांटेज नंबर 2, हिज द पाइथन। यू कुड हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। डू यू थिंक द सन इज, देखो अब वो उसे पाइथन क्या होता है, ये कह रहा है, ये दूसरा कहीं ना कहीं फ़ायदा है कि अब तुम लंबी नोज से क्या कर सकते हो, ज़्यादा घास तोड़ सकते हो और उसे कहीं ना कहीं धूल हटा के आप खा सकते हो। तो ये दूसरा कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ तुम्हें लंबी नोज़ होने का। और फिर वो सवाल पूछता है, डोंट यू थिंक, मतलब तुम्हें नहीं लगता कि काफ़ी गर्मी हो रही है, इट्स टू हॉट नाउ, काफ़ी सूरज अगर हम बात करें निकल आया, इट्स हॉट, काफ़ी गर्मी हो रही है। तो अब आगे क्या करता है देखो हाथी। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इनटू
ही सेड। अब गोलू ने बेसिकली क्या करा, स्कूप्ड अप, मतलब आई होप सबने कहीं ना कहीं आइसक्रीम में ये वर्ड यूज़ सुना है, जब भी आप आइसक्रीम लेते हैं तो हम कहते हैं स्कूप, 1 स्कूप दे दो, 2 स्कूप दे दो। तो बेसिकली अगर हम बात करें ये एक तरीके से होता है कि हाँ थोड़ा सा हिस्सा, क्लियर है। तो गोलू ने बेसिकली क्या करा, कीचड़ कुछ नदी के तट से उठाया और उसे अपने सिर के ऊपर डाला। अभी देखो मिट्टी या गीली मिट्टी, या अगर हम बात करें मड को क्यों उठाया, कीचड़ को क्यों उठाया, तो देखो ये जो कीचड़ होगा, जब मिट्टी होगी, जब उसके बॉडी के ऊपर जाके गिरेगी तो उसकी वो बॉडी को क्या रखेगी, ठंडा रखेगी। और यही चीज़ देखो कौन गिराता है, अब आगे पाइथन भी यही बोलता है। एडवांटेज नंबर 3, फ़ायदा नंबर 3, क्या, यू कुड हैव डन इट विद द स्मॉल नोज। अगर तुम्हारी नाक छोटी होती तो तुम ये भी नहीं कर पाते, तुम अपनी नाक से मिट्टी उठा के अपनी पीठ पे, अपने सिर पे नहीं डाल पाते, अपने बॉडी को ठंडा नहीं रख पाते। तो ये तीसरा फ़ायदा है जो तुम्हें हुआ है। अब गोलू देखो क्या रिवर्ट बैक कर रहा है। गोलू कहता है थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, आई रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। गोलू कहता है कि भाई मैं ये सब तुम्हारी चीज़ें याद रखूँगा, थैंक यू, और अब मैं अपनी वापस फैमिली में लौट जाता हूँ। तो वो अपनी फैमिली में लौट जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल शॉर्ट स्टोरी, बहुत छोटी सी स्टोरी है, रुdyard किपलिंग के द्वारा लिखी गई। तो नो डाउट बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है। आइए उठाते हैं इसके क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। whom does गोलू आस्क वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक इन अदर बर्ड्स। भाई वो किससे पूछता है कि तुम बाकी चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ते। तो सही जवाब है वो ऑस्ट्रिच से पूछता है कि आप बाकी चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ते। विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज। तो आई होप सभी को पता होगा, उस अंकल का नाम है हिप्पोपोटामस। मैंने आंसर्स इसके कंपाइल अप करें आप लोगों के लिए। तो विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज। द आंसर इज द हिप्पोपोटामस वाज द अंकल हु हैड रेड आइज। नाउ थर्ड क्वेश्चन, गोलूज रिलेटिव डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन बिकॉज। अब गोलू के जो रिश्तेदार थे, कौन, जो मैंने अभी यहाँ डिस्कस भी किया था, जो उसकी आंटी थी, जो उसके हुज अंकल थे, वो उसके आंसर्स क्यों नहीं दे रहे थे। बेसिकली अगर हम बात करें क्यों आंसर नहीं दे रहे थे, तो सही जवाब है तो गोलू रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन बिकॉज द क्वेश्चंस वर टू डिफ़िकल्ट। बिकॉज बाकी सबको क्या लग रहा था, बाकी सबको लगता था कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, इसलिए वो उसका रिवर्ट बैक नहीं करते थे। क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं। अब पेज नंबर 35 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पेज नंबर 35 पे देखो क्वेश्चन नंबर 4, हु एडवाइज गोलू टू गो टू लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर जाने के लिए गोलू को किसने एडवाइस दिया था। तो म्याना बर्ड, दैट वाज द म्याना बर्ड, जिसने गोलू को कहा था कि अगर तुम जानना चाहते हो कि क्रोकोडाइल का क्या खाता है, वो डिनर में क्या खाता है, तो तुम लिम्पोपो रिवर के बैंक पे जाओ। तो दैट वाज द म्याना बर्ड जिसने कहीं ना कहीं एडवाइस किया था। क्लियर है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड गोलू गो टू रिवर। भाई गोलू रिवर पे क्यों गया। सो गोलू वेंट टू द रिवर टू सी द क्रोकोडाइल एंड टू फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। ध्यान रखिएगा, वो रिवर पे इसलिए गया था ताकि वो जान सके कि क्रोकोडाइल बेसिकली डिनर पे क्या खाता है। ना क्वेश्चन नंबर 6, द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ लिम्पोपो रिवर, गोलू थॉट इट वाज। अब भाई क्रोकोडाइल लिम्पोपो रिवर के बैंक पे बैठा हुआ था, लेकिन गोलू को क्या लगा कि वो क्या है। तो सही जवाब क्या था, गोलू को लगा कि ये लॉग ऑफ वुड था, यानी लकड़ियों का चट्टा था। तो बेसिकली अगर हम बात करें, गोलू को ये लॉग ऑफ वुड लगा था वो क्रोकोडाइल। क्लियर है ये। नाउ वॉट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वॉज द रियल क्रोकोडाइल। आखिरकार क्रोकोडाइल ने ऐसा क्या किया ताकि वो अपने आप को प्रूव कर पाता कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। तो इट वॉज टोल्ड, बताया गया था कि क्रोकोडाइल ने क्या किया, अपने आँखों से आंसू बहाए, यानी क्रोकोडाइल टीयर्स, जो काफ़ी फेमस हैं। तो क्रोकोडाइल टीयर्स उसने निकाले ताकि गोलू को रियलाइज जाए कि हाँ यही असली क्रोकोडाइल है। Come here little one and I'll whisper the answer to you. The crocodile said this because। भाई ऐसा क्यों कहा क्रोकोडाइल ने कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे कान में कहीं ना कहीं जवाब बताऊंगा कि मैं क्या खाता हूँ। वो इसलिए कहा क्योंकि बिकॉज क्रोकोडाइल चाहता था कि ही वांटेड टू ईट गोलू, गोलू को पकड़ के वो खा जाए, ऐसा वो चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु हेल्प गोलू ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो दैट वाज द पाइथन, दैट स्नेक, जिससे वो रास्ते में मिला था। पाइथन हेल्प द गोलू ऑन द बैंक ऑफ रिवर। क्लियर है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन,
नेम टू थिंग्स दैट द एलिफेंट कैन डू विद द ट्रंक एंड टू ही कैन नॉट। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एलिफेंट अपने ट्रंक यानी अपनी सूंड से कर सकता है? तो देखो, सबसे पहली चीज़ आपको सभी को पता होगा, एलिफेंट अपने सूंड से पानी भर के अपने ऊपर डाल सकता है। सूंड से वो घास तोड़ के खा सकता है। यही नहीं, काफ़ी बड़ी लंबी घास भी तोड़ सकता है। और रिवर बैंक से मिट्टी उठा के भी अपने सिर, अपनी बॉडी को कवर कर सकता है। मिट्टी यानी कीचड़ उठा के, ताकि उसकी बॉडी क्या रहे, ठंडी रहे। लेकिन क्या उस सूंड की मदद से वो अपनी बॉडी को स्क्रैच कर सकता है? तो जवाब है नहीं, वो स्क्रैच नहीं कर सकता। क्या उससे वो ट्रंक से यानी सूंड से वो खाना खा सकता है? तो नहीं, वो नाक के तरह काम कर रही है वो सूंड, तो उस नाक से या सूंड से वो बेसिकली खाना भी नहीं खा सकता। हाँ, ये बात फॉर श्योर है कि वो सूंड से खाना पकड़ सकता है, तोड़ सकता है, लेकिन खाना खाने के लिए तो उसे क्या यूज़ करना पड़ेगा? माउथ ही यूज़ करना पड़ेगा। तो आई होप ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर है, सबको समझ में आया। आई विश कि आप सबको समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा सा बड़ा सा प्यारी सी कहीं ना कहीं स्टोरी है। आई होप सभी को समझ में आ चुकी होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।